सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय नंबर 4 पे हम लोग आज काम करेंगे और उसमें है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। इसमें जो है हम लोग दो पार्ट पे काम करेंगे, दो लेक्चर में काम करेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझ के काम करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ और एंड कंट्रोल। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। 3 चैप्टर जो है का लेक्चर हम लोग अपलोड कर दिए हैं। जाके हमारे उस पर चैनल पे जाकर देख सकती हैं आप लोग और सीख सकती हैं फिर से, और जाके क्या कर सकती हैं, अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉपुलेशन पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये जनसंख्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में डिफिनीशन पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हमारे जो कुछ विद्वान मत है, ठीक है, जो विद्वानों का मत है कि विद्वान मत कि जनसंख्या, कुछ विद्वानों का कहना है कि बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है, और जनसंख्या बढ़ रही है उसकी बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो कुछ विद्वानों का क्या है, मत है कि बहुत अच्छा भी है बहुत खराब भी। जैसे देखिए, जैसे आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि हमारे विश्व में 2 देश हैं। ठीक है, एक अपना है प्यारा भारत, क्या है प्यारा भारत, और एक क्या है पड़ोसी देश है चीन। क्या है पड़ोसी देश चीन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिए, अब जनसंख्या दोनों की क्या है, विश्व में ये प्रथम पे हैं, ये दूसरे पे हैं। कुछ दिनों बाद जो है यही प्रथम पे आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये किस पे हैं, सेकंड पे हैं, और ये कौन से है, किस पे हैं, फर्स्ट पे हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से है, भारत सेकंड पे है और चीन क्या है, प्रथम पे है। अब देखिए, चीन ने अपने जनसंख्या को क्या बनाया है, आगे बढ़ने का एक मजबूत अहम कारण बनाया है। क्या बनाया है, मजबूत अहम कारण। और क्यों, क्योंकि इसका जीडीपी जो है पूरे विश्व में किस स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है। विश्व में किस स्थान पे है, सेकंड स्थान पे। और कुछ दिन बाद जो है ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। जिस रेट से इसका जीडीपी बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और इंडिया के क्या है, इंडिया की जो जनसंख्या है ये इसके पीछे आने का कारण है। ठीक है, क्या किए हैं कि इंडिया जो है अपनी जनसंख्या को अपने विकास का कारण नहीं बना पाया, और जबकि चाइना ने क्या किया कि अपनी जनसंख्या को विकास का कारण बना लिया। उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने लोगों का इतना बढ़िया से प्रयोग किया, इतना बढ़िया से प्रयोग किया कि आज जो है पूरे विश्व में जो चाइना का सामान बिक रहा है। आप देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, छोटा से छोटा सामान लेके बड़ा से बड़ा सामान जो है चीन का है। ठीक है, छोटा से छोटा सामान हो, देखिए होली हो, दिवाली हो, जितने भी आप सजावट का सामान लाते हैं, अबीर हो गई, झालर हो गई, मोमबत्ती हो गई, जो भी सामान लाते हैं, कंघी हो गया, यहाँ तक कि फ़ोन, जो बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी के फ़ोन आ रहे हैं, सस्ते से सस्ते जो है पैसे में और अच्छा से अच्छा जो है क्या करते हैं लोग, सामान को प्रोवाइड कराते हैं। और इस तरह से जो है ये विश्व में क्या हो गए हैं, विश्व में नंबर 1 होने के कगार पे आ गए हैं अपने आर्थिक स्थिति के दम पे। अभी तो फिलहाल सेकंड पे हैं। देखिए, कोई ये ना समझे कि अमेरिका जो है, अमेरिका इसको अपने दबदबा मेंटेन करने के लिए इससे जलता है, इसको पीछे करने की कोशिश करता नहीं। आजकल दबदबा की लड़ाई नहीं है। दबदबा की लड़ाई कब होती थी, सेकेंड विश्व युद्ध तक जो चलती थी। अब लड़ाई है आर्थिक स्थिति की, किसकी, आर्थिक स्थिति की। और इसमें जानता है अमेरिका की जो है टेक्नोलॉजी से लेकर और क्या बोलते हैं एक रणनीति तक सब कुछ जो है चाइना अपनी पूरी तैयारी से क्या बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, जनसंख्या जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। ये वहाँ के देश के किस तरह से प्रयोग करने वाले वहाँ के साइंटिस्ट हैं, नेता हैं, वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज़ाद दोनों देश एक ही साथ हुआ था, चाइना भी और भारत भी। भारत जो है 2 साल बाद ही इंडिया से आज़ाद हुआ, लेकिन इस समय चाइना की स्थिति देखिए और अपने इंडिया की स्थिति देखिए, आप सब जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मत समझिए कि जनसंख्या बढ़ रही तो बहुत खराब है, आपको जनसंख्या का प्रयोग करने आना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो इंडिया के लिए क्या है, जनसंख्या पीछे ले जाने का मुख्य कारण बन गई है कि जो है अपना देश पीछे जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो है सिलेबस पे आते हैं। समाज में इसे मनुष्य का संग्रह कहते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र में किसे मनुष्य का संग्रह कहते हैं? मनुष्य का कलेक्शन किसे कहते हैं? जनसंख्या को, ठीक है। समाज शास्त्र में यह आमतौर पर एक ही क्षेत्र में लोगों की संख्या को संदर्भित करता है, चाहे वह शहर का क्षेत्र हो, देश का हो या दुनिया का, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपके गांव का कितनी जनसंख्या है, ठीक है, तो आप गांव की जनसंख्या बताएंगे। पूछेगा आपके शहर की कितनी जनसंख्या है, तो आप शहर की बताएंगे, ठीक है। कोई पूछेगा आपके प्रदेश की कितनी संख्या है, तो आप प्रदेश की बताएंगे। आपकी देश की कितनी संख्या है, तो आप किसकी संख्या बताएंगे? आप देश की संख्या बताएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपसे संख्या किसकी पूछी जा रही है, और सबका कलेक्शन जो है, सबका डाटा अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह संदर्भ बिंदु जिसमें दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा, विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि और विशेषताएं या गुण पर्यावरण सभी स्वरूपों से समझने और उनकी विवेचना करने के मूल पृष्ठभूमि पर प्रदान करते हैं। जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन नहीं है, परंतु साध्य भी है, ठीक है। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, जैसे आपका पंजाब का क्षेत्र हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार, ठीक है। यहाँ जनसंख्या क्यों बढ़ती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोगों को खाने की सुविधाएं मिल जाती हैं, लोग मजदूरी भी करते हैं, लेकिन खाने भर का मिलता है। यहाँ पे जो है अन्न का बेल्ट है, धान, गेहूँ, चावल, सब्जियों का जो है उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे लोगों का पेट भर जाता है। तो क्या है, ये भौगोलिक स्थिति है। यहाँ भौगोलिक स्थिति क्या है? ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे लोगों का क्या हो जाता है? पेट भर जा रहा है, ठीक है। लोगों का जो है पेट भर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन यही पहाड़ों पर चले जाइए, वहाँ की जनसंख्या बड़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे जो है पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं उगता। वहाँ थोड़ा बहुत सेब उग जाएगा, या थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो क्या है, कहने का मतलब है कि संसाधन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, कि मतलब कि बढ़ने में जो है वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की संसाधन है कि नहीं, कि जो उस जनसंख्या को क्या कर पाए, वहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण कर पाए। अब देखिए, लिखा है कि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं है, वरन साध्य भी है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या जो है किसी ना किसी रूप में आर्थिक विकास का कारण भी बनता है, ठीक है। अब इसको जो है एक एक करके हम लोग समझेंगे। साध्य भी है, ये भी समझेंगे, और साथ ही साथ एक टेक्निकल पॉइंट भी आएगा, जिसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट भी आएंगे जिसमें हमारे विद्वानों ने जो जनसंख्या के बारे में मत दिया है उसको भी समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। किस पे आते हैं? जनसंख्या वृद्धि पर, ठीक है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। अगर लोगों की संख्या वहाँ की बढ़ रही है तो क्या कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ रही है। यह निम्नलिखित फार्मूले से समझा जा सकता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या है कि प्रति वर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या और मरने वालों की संख्या। देखिए, जो जनसंख्या पैदा हो रही है उसमें से जो जनसंख्या मर रही है उसको घटा दीजिए। प्रति वर्ष की बात हो रही है, एक वर्ष की बात हो रही है, तो ये पता चल जाएगा कि उस वर्ष जो है कितनी जनसंख्या बढ़ी। फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि एक वर्ष में जितने लोग पैदा हो रहे हैं, प्रति वर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या और उसी वर्ष जो है मरने वालों की संख्या को घटा दीजिए, तो क्या निकलेगा कि कितने लोग जो है, कितनी जनसंख्या इस बार बढ़ी, ठीक है। अगर ये जो है संख्या अधिक हो जाती है तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घटी हुई मानी जाती है। और ये जनसंख्या जो है ये वाला ये अगर अधिक हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, इतना मैथ तो सबको आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में मनुष्य की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ रही है। मतलब प्रतिवर्ष जो है पूरे विश्व की बात हो रही है, 8.3 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है, या 1.1% कहिए, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के दौरान औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पश्चिमी देशों में बहुत तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई। पश्चिमी देशों में जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, ठीक है, जिसको ब्रिटेन मतलब 4 देशों को मिला कहते हैं, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इस सब देशों में, फ्रांस हो गया, बहुत तेज़ी से जो है 18वीं सदी में जनसंख्या बढ़ी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। इस वृद्धि का कारण जो है जानने के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस मैकियोन
1912 से 1988 जो है इनका जीवन काल रहा है। इन्हें खोज शुरू की, उन्होंने खोज से प्राप्त जानकारी का प्रकाशन जो है मॉडर्न राइज ऑफ पॉपुलेशन बुक, मॉडर्न राइज ऑफ पॉपुलेशन बुक में इन्होंने इस चीज़ का खोज किया। ठीक है, कुछ विचारकों का मानना है कि यह जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, तो कुछ इसे आर्थिक विकास में बाधक मानते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि कुछ विचारकों का मत है कि जनसंख्या वृद्धि जो है क्या है, विकास में सहायक है, और कुछ क्या मानते हैं, इसे आर्थिक विकास में बाधक मानते हैं। हमें दोनों चीज़ों को पढ़ना है कि जनसंख्या किस रूप में आर्थिक विकास में सहायक है और जनसंख्या किस रूप में आर्थिक विकास में बाधक है। हमें दोनों चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर हैंसन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक विकास का एक पूर्व शर्त है। ये कहते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होगा, आर्थिक विकास तभी होगा, उसका एक पूर्व शर्त है। पूर्व क्या है, एक शर्त है, जैसे शर्त लगाते हैं ना हम लोग कि ये शर्त होगा तो ये काम होगा, तो ये कहते हैं कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तभी आर्थिक विकास होगा, उसका एक पूर्व शर्त है। ये कहते हैं मतलब ये आर्थिक विकास में जनसंख्या को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रोफेसर हॉल्समैन के अनुसार क्या है कि जनसंख्या दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। जनसंख्या दबाव जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, मतलब जनसंख्या का दबाव होगा क्या करेगा, वो आर्थिक विकास को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि किसी देश के अधिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ विद्वानों का मत है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें विकास में रुकावट पैदा होगा, लेकिन फिलहाल जो है इन दोनों लोगों ने क्या किया है, सपोर्ट किया है। देखिए इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब इनका निम्न तर्क क्या है, देखिए तर्क पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तर्क देते हैं, तर्क क्या देते हैं कि श्रम शक्ति की आपूर्ति का स्रोत। देखिए श्रम शक्ति बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, श्रम शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, श्रम शक्ति बढ़ेगी मतलब क्या कि लेबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेबर यानी कि मजदूर, मजदूर हमें मिल जाएंगे, जनसंख्या रहेगी तो आसानी से। अच्छा, मजदूर का मतलब खाली ये मत सोचिए कि जो गारा माटी करते हैं या जो मतलब कि शारीरिक मेहनत करते हैं। मजदूर में इंजीनियर भी आते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की भाषा दिया जाए तो कि ये लेबर है, कौन सा लेबर है, माइंड मतलब कि मानसिक रूप से काम करने वाले लेबर हैं। तो देखिए श्रम, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हर क्षेत्र में उच्च क्वालिटी के मजदूर मिलेंगे, चाहे वो इंजीनियर की बात हो, चाहे डॉक्टर की बात हो, चाहे लेबर की बात हो रही है, चाहे वो निम्न कोटि के लेबर जो जो शारीरिक मेहनत करते हैं। अच्छा, बाजारों का विस्तार होगा, बिल्कुल बाजारों का विस्तार होगा। कैसे होगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, क्या होगा, मांग भी बढ़ेगी, सामान की मांग बढ़ेगी, सामान की मांग बढ़ेगी तो कोई पूर्ति करने वाला भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, उससे मांग और पूर्ति का विस्तार होगा तो क्या होगा, बाजार भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में वृद्धि होगी, बिल्कुल जब जनसंख्या का दबाव होगा, जनसंख्या का दबाव होगा तो क्या होगा, इसकी डिमांड भी तो बढ़ेगी, ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा कपड़े चाहिए, ज़्यादा जो है सुख सुविधाएं की सामान चाहिए, तो क्या होगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा तभी तो इन जनसंख्या के डिमांड की पूर्ति होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पर क्या है कि पूंजी निर्माण का स्रोत भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, उत्पादन हम बढ़ा पाएंगे और तभी उस जनसंख्या को क्या कर पाएंगे, उस जनसंख्या का भरण पोषण और एक जो है लेवल का जीवन दे पाएंगे। कौशल निर्माण का बढ़ावा, देखिए कौशल निर्माण करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर कौशल निर्माण नहीं करेंगे तो अगर निम्न क्वालिटी से आप किसी चीज़ का निम्न टेक्नोलॉजी से किसी चीज़ को बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको जो है बहुत समय लग जाएगा और उस पूरी जनसंख्या को जो है बहुत जल्दी बहुत कम समय में आप उसकी मांग की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, मांग की पूर्ति जो है कम समय में नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपके कौशल को बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सिंगर का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की दर पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है। अब देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है कि प्रोफेसर सिंगर साहब क्या करते हैं कि जनसंख्या का वृद्धि दर जो है क्या करता है, आर्थिक विकास पर ऋणात्मक मतलब कि उल्टा दबाव डालता है, उल्टा दबाव, नेगेटिव दबाव डालता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले कि अच्छा होता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, उल्टा होता है, बचत दर घटती है। ठीक है, लेकिन देखिए आप जब दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे तो एनालाइज करें कि हाँ, हमारे दोनों विद्वान अपने अपने जगह पर क्या हैं, सही हैं,
और वहाँ के जो है जनसंख्या का प्रयोग करने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बचत दर को घटाती है और विनियोग को विनियोग की उत्पादकता को कम करती है। बिल्कुल, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन क्या होगा, संसाधन उस हिसाब में नहीं बढ़ता है और क्या होगी, उस हिसाब से क्या होती है, बचत कम होती है। अच्छा देखिए, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक पिता है, ठीक है, एक पिता है, एक दूसरा पिता है, दोनों की सैलरी मान लीजिए कि 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये है। ठीक है, इसकी भी सैलरी 30,000 रुपये है। इनके 2 बच्चे, इनके कितने बच्चे, इनके मान लीजिए कि 5 बच्चे। अब बताइए इन बच्चों का जीवन स्तर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, इनका क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, पहली बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ जो है ये पिताजी दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, जब इनकी प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा तो क्या होगा, इन बच्चों पे ज़्यादा पूंजी आएगी और इनकी पूंजी में क्या आएगी, कमी आएगी। अगर समान रूप से प्रॉपर्टी है तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब इनकी बचत भी ज़्यादा होगी, इनकी बचत क्या होगी, कम होगी, तो ये विकास भी कर पाएंगे, ये विकास नहीं कर पाएंगे, नीचे दबते जाएंगे। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं उनकी डिमांड और भी बढ़ती जाती है, उनकी ख्वाहिशें और बढ़ती जाती है, पेट का साइज भी बढ़ जाता है और जीवन का रहन सहन का तरीका भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो विनियोग मतलब कि निवेश करना भी क्या होगा, जो कम जनसंख्या वाले होंगे इस वजह से कम जनसंख्या में क्या होता है कि निवेश करना क्या होता है, आसान होता है, बचत हो जाती है ज़्यादा, इसलिए क्या कर पाते हैं आप, निवेश कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेविस रॉकफेलर के अनुसार अति जनसंख्या वृद्धि आर्थिक समृद्धि की समस्याओं में सबसे एक कठिन समस्या है। ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ती है, अति जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होती है, आर्थिक समृद्धि की समस्याओं में क्या करती है, ये सबसे कठिन समस्या है। ठीक है, मतलब कि आर्थिक वृद्धि में क्या है, कठिन समस्या का कारण बन जाती है। इस विचारधारा के समर्थक क्या हैं, अर्थशास्त्री कौन है, माल्थस जी हैं, नौ मार्क्सवादी हैं, मायर हैं, सेंगर हैं, नेल्सन हैं, लाइवेंसिटीन हैं, आदि हैं। ठीक है, किसके, इसी के, कि जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होती है, आर्थिक विकास में क्या होती है, कमी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका इन्होंने क्या किया है, तर्क प्रस्तुत किया है, क्या है, तर्क प्रस्तुत किया है, ये तर्क क्या क्या है आगे देख लेते हैं। ठीक है, सभी बहनों से निवेदन है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपना कमेंट भी लिखिए, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक जो है ये चैनल जो है ऐसे क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, हम लाइव आकर आपको नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो लाइव पढ़ाने के लिए कृपया करके आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, अधिक से अधिक जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रकृति। ठीक है, क्या होगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी। कैसे होगी, बता चुके हैं। संसाधन क्या होगा, संसाधन पे क्या पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, संसाधन पे क्या पड़ेगा, बोझ। संसाधन जो है जल्दी जल्दी खत्म होंगे, चाहे संसाधन कैसा भी हो, चाहे पेट्रोल हो, कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, डीजल हो, या खाना पीने जो है जैसे हमने दाल चावल रोटी दाल चावल में रोटी सब्जी, क्या उसी से रोटी सब्जी बनता है, दाल चावल हो गया, या अन्य जितने भी संसाधन हैं जो सभी मनुष्य के लिए जरूरी है, तो उस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अल्प विकसित होती है। खाद्यान्न पूर्ति में समस्या, बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की कमी होगी, अनाज जो है ज़्यादा मात्रा में उनको जनसंख्या को चाहिए। पूंजी निर्माण कम होना, बिल्कुल बता चुके हैं, 2 पिता का एग्जाम्पल देके कि पूंजी निर्माण में क्या होगी, समस्या होगी। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा संसाधन क्या है, तो सबसे बड़ा संसाधन है मानव संसाधन। ये मत समझिए कि पेट्रोल है, डीजल है, सब है। सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मानव संसाधन। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है इनको अच्छे से शिक्षित नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से शिक्षित नहीं होंगे तो ये मानव संसाधन क्या हो रहा है, आपका बेकार हो रहा है। चीन ने क्या किया है, अपने मानव संसाधन का बहुत बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया है, और वही जो है हमारा भारत देश नहीं कर पाया मानव संसाधन का प्रयोग। ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति आय पर अधोगामी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, बता चुके हैं। दोनों पिता का एग्जाम्पल आप सोचिए कि एक बच्चे पर कितना आएगा प्रॉपर्टी, और प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, एक व्यक्ति की आय। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी सेम है, तो एक व्यक्ति की आय जो है क्या होगा, 5 बच्चों में कम हो जाएगा। ठीक है, रहन सहन का नीचा स्तर, बिल्कुल उतने एक ही बराबर पूंजी में जो है, अगर लोग अधिक हैं, इसमें 8 लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं, तो क्या होगा, अगर पूंजी सेम है दोनों, तो क्या होगा, इनकी जो है जीवन स्तर क्या होगा, रहन सहन का तरीका, खाने पीने का, इनका सुख सुविधा और स्वास्थ्य की
जो भी सुविधाएं होंगी, पढ़ने उड़ने का जो भी सुविधाएं होंगी, क्या होगी, इनका स्तर बहुत ही ऊंचा होगा, इनका क्या होगा, नीचा होगा। ठीक है। बेरोजगारी में वृद्धि, बिल्कुल, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि रोजगार बढ़ने का एक सीमा होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का सीमा नहीं होता। अभी बताएंगे, एक हमारे विद्वान महोदय ने क्या बताया है, उसको बताएंगे पूरे स्टेटमेंट के साथ। लेकिन क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, देश में असंतुलित विकास होगा। जब बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी, पूंजी निर्माण कम होगा, खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पाएगी और विकसित अर्थव्यवस्था होगा तो क्या होगा, देश संतुलित मात्रा में संतुलित तरीके से विकास करेगा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, और संतुलित विकास करेगा। ठीक है। अब देखिए, हम लोग दोनों मतों को पढ़ चुके हैं, अब किस पे आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं। ठीक है। अतः निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि नियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि देश की आर्थिक विकास में सहायता है, और तथा तीव्र एवं अनियंत्रित जनसंख्या क्या है, वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है। देखिए, जनसंख्या बढ़े बिल्कुल, लेकिन नियंत्रित तरीके से बढ़े, नियंत्रित वे में बढ़े, जितना हमारा संसाधन हो उस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़े। और जब नियंत्रित तरीके से बढ़ेगी तो क्या होगा, देश जो है का आर्थिक विकास होगा। और अनियंत्रित तरीके से बढ़ेगी, अनियंत्रित तरीके से तो क्या होगा, आर्थिक विकास में क्या होगा, ये जनसंख्या बाधक बन जाएगी। ठीक है। तो हमारे संसाधन के हिसाब से हमारी जनसंख्या को नियंत्रित करना है, और जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिस तरह से रणनीति बनाते हैं कि कैसे जो है हमारी जनसंख्या जो है किस तरफ से हमारे विकास में सहायक बनेगी, अगर वैसे हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं तो क्या होगा, हमारा देश जो है विकास करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, माल्थस साहब की जनसंख्या सिद्धांत पर आते हैं। सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपने लेख एन ईजी वे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया कि यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। ठीक है, इन्होंने एक जो है पुस्तक जो लॉन्च किया, कौन सा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, माल्थस साहब ने, उसने क्या किया कि यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध को दर्शाता है। यह जो है उनकी बुक क्या करती है कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगा और खाद्यान्न की आपूर्ति में क्या करेगा, एक संबंध दर्शाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में जनसंख्या में और खाद्यान्न आपूर्ति में क्या दर्शाएगा, ये संबंध दर्शाएगा। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी से, अर्थात दोगुनी, मतलब कि 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, इस तरीके से बढ़ती है। लेकिन जो संसाधन होता है वो क्या बढ़ता है, समानांतर श्रेणी से। बहुत कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है किसी देश में, अगर कोई अन्य कारण ना रहा हो, कोई आपदा ना आया हो, या खाद्यान्न की कोई समस्या ना रही हो, तो जिस हिसाब से बढ़ता है लगभग दोगुने रेट से बढ़ता है, लेकिन उस हिसाब से संसाधन हमारे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, संसाधन में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जैसे खाद्यान्न, अनाज की बात हो रही है, कपड़े हो गए, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि सारे सामान जो एक मनुष्य के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, संसाधन में आ जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह जीवन निर्वहन के संसाधनों को अवरोध न हो। यदि जीवन निर्वहन के संसाधनों में क्या हो, कोई अवरोध न हो, तो प्रत्येक 25 वर्ष बाद क्या हो जाती है, जनसंख्या दुगुनी आ जाती है। माल्थस साहब कहते हैं कि अगर जीवन निर्वहन में कोई अवरोध पैदा ना हो तो क्या होती है, प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होती है, दुगुनी हो जाती है। नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत जो है अत्यधिक महत्व रखती है। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अन्य चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत पर आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने से देश में क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। अब ये क्या बताते हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़ना क्या होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसका जान चुके हैं, ठीक है, कि जनसंख्या कैसे बढ़नी चाहिए, एक नियंत्रित तरीके से बढ़ना चाहिए, नियंत्रित वे में बढ़ना चाहिए, संसाधन के हिसाब से बढ़ना चाहिए। ठीक है, और सोच विचार करके हम जो है इस जनसंख्या का क्या करेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करके अपने देश का, अपने राष्ट्र का आर्थिक विकास में सहायक बनाएंगे। फिलहाल आते हैं कि अनुकूल कैसे है। तो इसके फलस्वरूप उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने वाला है। ठीक है, लाभ इंक्रीजिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं, परंतु इस बिंदु के पश्चात जब उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है, तब श्रम औसत उत्पादन अर्थात प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिकतम होती है। देखिए,
जनसंख्या का यह अनुकूलतम बिंदु माना जाता है। देखिए क्या होता है, जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु की बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई जनसंख्या है, मान लीजिए कि इस देश की जनसंख्या क्या है, 1000 है, किसी देश की जनसंख्या क्या है, 1000 है। और इसने क्या किया कि वहाँ के पूरे संसाधन का यूज कर लिया। क्या किया, पूरे संसाधन का यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया। तो क्या होगा, इस समय जो है इसकी जो है प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, सबसे अधिक होगी। सबकी प्रति व्यक्ति आय मतलब कि एक एक व्यक्ति की अधिक होगी। लेकिन अब तो फिलहाल जो है संसाधन का प्रयोग कर लिया, तो क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये घटेगा। तो कहने का मतलब कि अनुकूलतम जनसंख्या के अनुकूलतम बिंदु कौन सा होता है, जब जो है वहाँ की जनसंख्या पूर्ण संसाधन का प्रयोग कर लेती है। तो उस समय क्या होती है, वहाँ की जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, सबसे पीक पे होती है, सबसे ऊंचा होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत के जनक कौन है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को माना जाता है। ठीक है, जनसंख्याविद रॉबिन्स ने अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन और कॉन्सोंडर्स के प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना की है। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये सब जो है बहुत ही सैद्धांतिक चीज़ें हैं। इन पॉइंटों को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो पॉइंट आपको समझने योग्य है बिल्कुल मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, और वही से ही पॉइंट आएंगे। आजकल का एग्जाम जो है वो वैसा नहीं बन रहा है कि आप रटा रटा चीज़ पूछिए। आप जो है आपके बुद्धि की परीक्षा हो रही है कि आप जो है अपने तर्क से, अपने जो है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, या आप दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, डाल्टन ने एडविन केनन के द्वारा व्याख्यायित अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना से सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, इन्होंने जो है सहमति व्यक्त की थी। और आगे बढ़ते हैं। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, यह सिद्धांत जनसांख्यिकी संकल्पना पर आधारित है। इस संकल्पना का मूल रूप प्रतिपादन W.M. थॉमसन 1929 एवं F.W. नोएटिस 1945 द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होता है। क्या होता है, एक क्रम से होता है। किसी भी देश का जो है जनसंख्या का विस्तार क्या होता है, ये मेन पॉइंट है। क्या होता है कि एक क्रम से होता है, सभी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इनके अनुसार जो है 4 अवस्थाओं से जो है एक क्रम बना के 4 अवस्थाओं से जो है किसी जनसंख्या को बढ़ने में गुजरना पड़ता है। इन 4 अवस्थाओं में से एक परंपरागत क्या है, पशुपालक कृषक समाज का विकास विभिन्न अवस्थाओं में गुजरते हुए अंततः क्या है, प्रौद्योगिकी नौकरी और समाज में परिवर्तित हो जाता है। देखिए हड़प्पा संस्कृति में हम लोग क्या थे, हड़प्पा संस्कृति में हम लोग क्या थे, एक जो है कृषक थे, पशुपालक थे, उसके बाद पशुपालक हुए वैदिक युग में। अब क्या है, प्रौद्योगिकी में आ गए हैं, लेकिन जनसंख्या भी हमारी बढ़ी है। अब एक से एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि पहले क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, पशुपालक होती है, कृषक होती है, और फिर क्या करती है, एक जो है समाज और प्रौद्योगिकी नगर में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। कालांतर में ग्रांट क्लार्क महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है, इस सब ज़्यादा जननांकीय संक्रमण की 5वीं अवस्था की संकल्पना की थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, ये महत्वपूर्ण कि जननांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाओं की क्या की थी, इन्होंने संकल्पना की थी। आगे बढ़ते हैं, 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जननांकीय संक्रमण की अवस्थाएं। अब देखिए प्रथम अवस्था में क्या है। ठीक है, प्रथम अवस्था में क्या है, हमारी जनसंख्या इसमें इसे औद्योगिकी क्रांति का पूर्व यानी पूर्व आधुनिक अवस्था की संज्ञा दी जाती है। मतलब कि जो औद्योगिकी क्रांति के पूर्व की बात है, पहले की बात है, ये प्रथम अवस्था जो है औद्योगिकी क्रांति के पहले की बात है। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है दोनों उच्च अवस्था में होती है। जन्म में खूब तेजी से होगा और मृत्यु भी क्या होगा, खूब तेजी से होगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो है उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं रही थी। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है फिलहाल, क्यों, अभी देखिए इस आज से 30 साल पहले जो है लोग 4 बच्चे 5 6 बच्चे पैदा करते थे। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी। बच्चे जो पैदा होते थे मर जाते थे, बच्चे पैदा होते थे मर जाते थे, तो सोचते थे कि एक आध तो बच ही जाएंगे, इसलिए जनसंख्या खूब बढ़ाते थे। अब क्या है, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई हैं कि बच्चे सोचते थे भैया 2 ही करो, ये सब जो है 2 ही करो। ठीक है, तो सब स्वास्थ्य सुविधाओं को खेलता का मतलब क्या है कि मृत्यु दर भी उस समय प्रथम अवस्था में क्या होगी कि मृत्यु दर भी अधिक होगा और जन्म दर भी अधिक होगा। इसका मुख्य कारण वही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं क्या थी, कम थी। मतलब अभी प्रौद्योगिकी युग में अभी नहीं आए हैं, इस फिलहाल समझिए। एडम स्मिथ के अनुसार जननांकीय उर्वरकता अनुकूलता वातावरण दरिद्रता द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, उनके अनुसार क्या होती है कि जननांकीय उर्वरकता जो है अनुकूलतम वातावरण दरिद्रता द्वारा निर्धारित होती है। मतलब कि
वहाँ के वातावरण पर भी डिपेंड करता है। अर्थात जिस समाज में जितनी अधिक गरीबी होगी वहाँ की जनसंख्या वृद्धि उतनी ही तीव्र होगी। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए गरीबी होगी तो अशिक्षा होगा, जागरूकता कम होगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो जब ये सब कम होगा तो क्या करेंगे, वो संबंध तो बनाएंगे, देखिए प्राकृतिक चीज़ है वो तो। और पहली बात, दूसरी बात ये कि उनको ये भी नहीं पता कि किस तरह से हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है ये मेन पॉइंट होता है कि गरीबी जो है जनसंख्या बढ़ाने में बहुत बड़ा कारगर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चला होगा कि गरीबी जो है, गरीब लोग क्यों इतना बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि वो जागरूक कम है, उनके पास शिक्षा भी तो कम है, ऐसे गरीब थोड़े हैं। द्वितीय जो अवस्था, इस अवस्था में उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर पाई जाती है। इसका समय औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक है। ठीक है, इसका समय कब से कब तक है? औद्योगिक की क्रांति मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1913 में से शुरू हुआ था, 1919 में खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि 18वीं शताब्दी से लेके 1913 तक है, 1919 तक मानिए। ठीक है, उस समय की बात कर रहे हैं, ये दूसरी अवस्था को। इस अवस्था के कारण ही जनसंख्या का जो विस्फोट होता है उससे संसाधन की गतिशीलता का प्रयास अधिक होता है। मतलब क्या होता है, इस अवस्था में के कारण जो है जनसंख्या का क्या होता है, विस्फोट होता है। मतलब क्या, जनसंख्या जो है अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है। ठीक है, संसाधनों के हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो इसमें क्या होती है, गतिशीलता का प्रयास हो जाता है। तृतीय फेज पे आते हैं। इस अवस्था को प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1950 तक के ईस्वी तक माना गया है। प्रथम विश्व युद्ध 1919 से लेकर और 1919 से लेकर 1950 तक माना गया है। इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दरों में प्रशंसनीय कमी आती है। ठीक है, इसमें जो है जन्म और मृत्यु दर में इस समय क्या आई थी, बहुत कमी आई थी। यह अवस्था धीमी जनसंख्या वृद्धि की परिचायक है, बिल्कुल परिचायक है। इस अवस्था में जो है जनसंख्या क्या होती है, बहुत धीमी गति से बढ़ी थी। भारत सहित पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया आदि देशों में देखने को यह मिलता है। ठीक है, कि जो है 1919 से लेके चाहे 1921 कहिए, वहाँ से लेके जो है 1950 तक जो है जनसंख्या बहुत धीरे गति से बढ़ी थी। पूरे विश्व की बात हो रही है, खासतौर से भारत, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया की बात हो रही है। चतुर्थ अवस्था क्या है, यह अवस्था 1950 से लेके 70 के बीच, 1970 के बीच की अवस्था है। यह अवस्था विकसित समाज में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विकसित समाज में, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा, फ्रांस, इस सब में ये जनसंख्या जो है वृद्धि की अवस्था की स्थिर होती है। किसमें क्या होती है, ये जनसंख्या में वृद्धि की अवस्था क्या होती है, स्थिर तरीके से बढ़ती है। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों क्या होता है, कम होता है। जन्म भी कम होगा और मृत्यु भी क्या होगा, कम होगा। जैसे सिंगापुर हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, इनमें क्या होगा, क्या हुआ था 1950-70 के बीच में कि जन्म दर भी क्या था, कम था, और मृत्यु दर भी कम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा और लास्ट स्टेज पे आते हैं। वर्ष 1950 ईस्वी के बाद की अवस्था है। यह अवस्था जननांकीय अपरदन यानी कि जातीय संहार की अवस्था है। क्या है? जातीय अपरदन यानी जातीय संहार की अवस्था है। जिसे कोलिन क्लार्क महोदय ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था बताया है। यह प्रवृत्ति जो है अत्यंत विकसित देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अत्यंत विकसित, जैसे स्विट्जरलैंड, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, आइसलैंड हो गया। देखिए, अब वृद्धि तो हो रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ऋणात्मक तरीके से। पहले जो है मान लीजिए कि 10% के दर से बढ़ रही थी, मान लीजिए प्रति साल 10% बढ़ रही है। अब कितनी बढ़ रही थी, अब कितनी बढ़ रही है 1950 के बाद? इनमें 5% बढ़ रही है। एक बात कह रहे हैं, समझाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, जनसंख्या तो दोनों में बढ़ रही है, लेकिन अब क्या बढ़ रही है, घट रही है। मतलब पहले 10% बढ़ रही थी, अब कितनी परसेंट बढ़ रही है, अब हर साल 5% बढ़ रही है। तो समझाने के लिए कह रहे हैं कि अब इसको क्या कहेंगे कि ऋणात्मक तरीके से पहले की अपेक्षा जो है बढ़ तो रही है, लेकिन कम बढ़ रही है। ठीक है, ये बात कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत पे आते हैं। देखिए, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जो है जनसंख्या घनत्व से है। दुर्खिम के अनुसार क्या है, श्रम विभाजन मतलब कि श्रम का बंटवारा, मतलब काम का बंटवारा जो है प्रत्यक्ष संपर्क किसका है, जनसंख्या घनत्व से है। इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के कारण विकास का कारण बन जाता है। इनके अनुसार क्या है कि जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। बिल्कुल, देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग जो है अपने अपने तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल, अब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा, काम होगा कम और जनसंख्या होगी ज़्यादा। तो क्या करेंगे, जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन का विकास का कारण होता है। श्रम विभाजन में विकास होगा, क्यों? क्योंकि बढ़ेगा क्या, कंपटीशन। और क्या होगा, श्रम विभाजन में जब बंटवारा होगा उसमें क्या हो जाएगा, विकास भी होगा। ठीक है, क्या होगा, उसमें विकास भी होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, जनसंख्या तो बढ़ी रही है, लेकिन श्रम विभाजन होने के बाद जो अलग अलग विभागों में कंपटीशन बढ़ने की वजह से उनमें जो है अच्छे से अच्छे लेबर की मिलेंगे। ठीक है, जो कहा जाता है ना कि जो
75 के आईएएस हैं, चाहे 1970 के आईएएस हैं, वो इस समय ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वही बात है कि उस समय जो है, इस समय कंपटीशन इतना बढ़ गया है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये श्रम विभाजन हो गया है और उसमें क्या हो गया, उच्च गुणवत्ता आ गई है। जनसंख्या की जैविक सिद्धांत क्या है? जनसंख्या का जैविक सिद्धांत प्रसिद्ध दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी में जनसंख्या के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेंसर ने तर्क दिया कि जीवन की जटिलता बढ़ने पर उत्पादकता कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। देखिए, जीवन की जटिलता जब बढ़ती है तो क्या होती है, उत्पादकता कम हो जाती है, बिल्कुल कम होती है। कैसे कम होती है मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आप तैयारी कर रही हैं मुख्य सेविका की, किसी कर रही हैं, मुख्य सेविका की, ठीक है। अब इसी में क्या आ जाए, यूपी पीसीएल का एग्जाम आ जाए, यूपी पीसीएल का, आरओ यादव का आ जाए, आरओ यादव का। आप सोच रहे हैं कि हम सब एक के साथ निकाल लें, ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, कौन नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, अलग तैयारी होती है। आप क्या बढ़ा रही हैं, जटिलताएं बढ़ा रही हैं, जटिलताएं बढ़ा रही हैं, ठीक है। आपका एम ही नहीं क्लियर है कि हमें क्या, किसकी तैयारी करनी है। जब जटिलताएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, उत्पादकता आपकी घट जाएगी, उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्या करिए, अपने एम को क्लियर रखिए, ठीक है। एक एग्जाम के लिए कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने की समय दीजिए, ठीक है, तभी जो है उस एग्जाम आपका क्लियर हो पाएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, अलग डिमांड होता है, अलग क्वेश्चन का टफनेस का लेवल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट। अब देखिए, जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या वृद्धि दर इतनी अधिक हो जाए कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकता की पूर्ति करने में क्या हो, असफल रहे। देश की जनसंख्या इतनी अनियंत्रित तरीके से बढ़े कि वहाँ का संसाधन जो है उसकी क्या करें, पूर्ति करने में, वहाँ की उसकी डिमांड को पूर्ति करने में क्या हो जाए, असफल रहे। इस स्थिति की जनसंख्या विस्फोट के रूप में संदर्भित किया था। इस स्थिति को क्या कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो गया, जनसंख्या बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ उस देश का संसाधन उस जनसंख्या के भार को सहने के लायक नहीं है। ध्यान सुनिएगा, क्यों जनसंख्या विस्फोट क्यों हो गया? क्योंकि जो जिस तरीके से वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ की जो है देश जो है वहाँ की जनसंख्या का भार को सहने के लायक नहीं है। चाहे देखिए, अब ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, सऊदी अरब भी है तो वहाँ पे अनाज नहीं होता, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो जो है तेल बेच के क्या करते हैं, अपने जनसंख्या को उच्च स्तर का जीवन देते हैं, ठीक है। उनके पास एक चीज़ तो है, तेल तो है। अब कहने का मतलब हर चीज़ तो हर जगह होगा नहीं, लेकिन उनके पास तेल का ऐसा संसाधन है कि वो क्या करते हैं, उससे पूरी चीज़ की भरपाई कर लेते हैं। और अन्य जगहों पे जो गरीब कंट्री है वो नहीं कर पाती, तो क्या करते हैं कि यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो गया। मतलब कि यहाँ का संसाधन जो है, यहाँ का संसाधन जो है क्या कर पा रहा है, यहाँ की जनसंख्या को नहीं झेल पा रहा है, ठीक है। अब जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है ये जान लीजिए। जन्म दर बढ़ना, उच्चतम जन्म दर, ठीक है। देखिए, सब एक पॉइंट एक साथ जो है लागू नहीं होता है किसी भी चीज़ बता, लेकिन क्या लिखा कैसे जाएगा, हर पॉइंट जो है एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होता है। हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक होता है, लेकिन आपको अब समझाना है तो एक साथ तो मैं हर पॉइंट को बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। जब एक एक करके समझेंगे तो समझ में आएगा, हाँ यार हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जब जन्म दर बढ़ेगा तो जन्म दर बढ़ेगा तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, बिल्कुल। मृत्यु दर घट जाएगा, ठीक है। देखिए, जन्म दर जब बहुत अधिक होता है, मृत्यु क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत कम होता है, तो क्या होता है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। बाल विवाह, देखिए बाल विवाह का मतलब होता है कि बालक का विवाह, बालक का बुद्धि बालक जैसा है, वो क्या करता है, अपनी यौन संतुष्टि तो करता है, लेकिन उसको क्या पता कि परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार में क्या, अगर परिवार हमारा बढ़ेगा तो क्या क्या समस्याएं आएगी। क्यों? क्योंकि बालक का विवाह हो गया है, ठीक है। तो उसका बुद्धि जो है उस हिसाब से काम नहीं करेगा, और क्या करेगा, वो परिवार बढ़ाता जाएगा, ठीक है। धार्मिक एवं सामाजिकरण। देखिए, कुछ धर्मों में ये प्रचलन है कि जो है जैसे कंडोम्स का प्रयोग करना, पिल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये स्वास्थ्य रूप से हानिकारक होता है। कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं, ये इनका प्रयोग करना क्या होता है, धर्म के खिलाफ होता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो ऊपर वाले का प्रसाद है, इसको हम क्यों रोकें, ठीक है। तो ये क्या है, धार्मिक कारण भी जनसंख्या बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। अंधविश्वास, बिल्कुल अंधविश्वास भी है, ठीक है। अंधविश्वास भी लोगों का है कि पता नहीं जिएगा कि मरेगा, अरे पता नहीं कुछ हो जाए, मर जाएगा, भूत पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, ठीक है। गरीबी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। गरीबी में क्या है, गरीबी रहेगी तो क्या होगा, वो
सुरक्षा का जो है सुरक्षित जो है यौन संबंध नहीं बना पाएगा। उसको जो है ये भी नहीं पता कैसे परिवार नियोजन करना है, क्योंकि वो अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, और अशिक्षा तो है ही। अब देखिए सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। और शिक्षा रहेगा तो क्या होगा, अंधविश्वास भी रहेगा, धार्मिक कारण भी बन जाएंगे, उसका बाल विवाह भी कर देगा शिक्षित रहेगा तो, ठीक है। और क्या होगा, और देखिए अशिक्षित रहेगा तो क्या होगा, गरीबी भी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस पे आते हैं, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव पर। मतलब जनसंख्या विस्फोट होगा तो क्या होगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी की समस्या होगी, क्या होगी, बेरोजगारी की समस्या होगी, बिल्कुल होगी। जब आपके संसाधन ही नहीं है उस हिसाब से कि आप जो है उसको उसके भार को झेल पाएँ, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि पर दबाव आएगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बिल्कुल क्या होगा, आप क्या करेंगे, उनको ज़्यादा चाहिए भोजन। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। जब भोजन बहुत ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, कृषि पर दबाव पड़ेगा कि कृषि जो है, कृषि से उत्पादन क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रति व्यक्ति जोत पर घटना, ठीक है। एक पिता के अगर 4 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो अब मान लीजिए कि 4 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है, तो कितना कितना बीघा आएगा, 1 बीघा आएगा, ठीक है। 1 बीघा आएगा सबको, ठीक है, 1 बीघा सबको आएगा। अगर वही 2 होते तो क्या होता, 2 बीघा आता, 1 होता तो क्या होता, पूरे चारों का 4 बीघा ले लेता। तो क्या होता कि प्रति व्यक्ति क्या हो रहा है, जोत जो है घट रहा है। जोत मतलब क्या होता है, जमीन की बात हो रही है। पर्यावरण असंतुलन, बिल्कुल। देखिए अब फिर देखिए कैसे जुड़ रहा है। जब क्या होगा, जब कृषि पर दबाव बढ़ेगा तो क्या करेंगे, लोग जंगलों को काट के क्या कर देंगे, कृषि करना चाहेंगे। और कृषि के जंगलों को काटेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण क्या होगा, असंतुलित होगा। प्रति व्यक्ति आय की गिरावट, बिल्कुल इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जब जोत घट रहा है तो प्रति व्यक्ति संपत्ति भी तो घटेगी, खाली खेती थोड़ा घटेगा। प्रति व्यक्ति जो संपत्ति होगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी, उसके अधिक बच्चे होंगे तो क्या होगा, उसके प्रति व्यक्ति संपत्ति में बंटवारे होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट होगी। बचत विनियोग की कमी, बचत जब कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो बचत क्या होगा, कम होगा। बचत कम होगा तो क्या होगा, आप निवेश भी क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कम कर पाएंगे, ठीक है। जब बचत से बचेगा तब निवेश कम कर पाएंगे, तो निवेश भी क्या होगा, बहुत कम होगा। मांग आपूर्ति में असंतुलन, देखिए आप पीछे पड़ चुके हैं कि जनसंख्या जो है, अगर कोई अन्य कारण ना हो तो जनसंख्या क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन उस हिसाब से क्या होता है, उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ पाता। संसाधन जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता है, तो क्या होती है, मांग और आपूर्ति में क्या होती है, असंतुलन आ जाता है, ठीक है। अब जनसंख्या विस्फोट से कैसे बचाव किया जाए, कैसे बचाव किया जाए, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण रखने पर विज्ञान द्वारा किए गए उपाय कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। जो विज्ञान ने उपाय दिया है वो कारगर हो सकते हैं। मैं बताता हूँ बार बार कि विकास अगर करना है तो आपको जो है विज्ञान के हिसाब से चलना पड़ेगा, विज्ञान एक तार्किक माइंड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर सार्वभौम सतत शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत गजब की बात लिखी है कि आपको अंधविश्वास छोड़ना पड़ेगा, सामाजिक कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा। कुरीतियों क्या, देखिए धर्म हमें बहुत अच्छा चीज़ सिखाता है, लेकिन जो कुछ आयरा खैरा बाबा जो धार्मिक कुरीतियाँ डाल दी हैं उससे हमें बचना है, उसको है हमें समाज से निकाल के फेंक देना है। और किसको देना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं देना है। अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देना है, अच्छी चीज़ों को देना है, एक विकासवादी सोच को देना है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, अगर विकासवादी सोच को आप नहीं देंगे तो ये कुरीतियाँ क्या बढ़ती जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर सार्वभौम तथा सतत शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है। धार्मिक जो उल्टा सीधा मान्यताएं उनको छोड़ के और किस चीज़ बढ़ना है, सतत शिक्षा की ओर अग्रसर होना है। इससे बचने के उपायों के निम्नलिखित बिंदुओं पर शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखिए शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं आप लोग, शिक्षित कर सकते हैं कि देखिए भैया आपका परिवार बढ़ेगा तो आपका जो है परिवार के बच्चे जो है सही से विकसित नहीं हो पाएंगे, सही से उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, आपके जो है पूंजी पर बोझ पड़ेगा, आपके जोत में कमी आएगी, आपकी संपत्ति में कमी आएगी, प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। आयु में देखिए विवाह की आयु में वृद्धि, देखिए शिक्षा ऐसा चीज़ है ना, इसका जवाब हर पॉइंट पे मिल जाएगा। देखिए अब देखिए विवाह की आयु में वृद्धि, बाल विवाह कर देंगे तो क्या होगा, बच्चे का क्या है, बच्चा है, उसको जानता है कि परिवार नियोजन क्या है, ठीक है। और भविष्य में हमारे साथ क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, तो इसलिए जब बच्चा मैच्योर हो जाए तभी आप शादी करें। संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण, संतान की उत्पत्ति जो है
2 से अधिक न करें, इसकी बात ये बात है, ठीक है। तो उसका भी सीमा एक निर्धारित कर लें। जीवन स्तर की उठाकर, अगर जीवन स्तर जो ऊँचा उठ जाएगा तो क्या करेगा वो आदमी, सोचेगा कि अरे यार अगर जनसंख्या बढ़ा देंगे तो हमारी संपत्ति का क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा, हमारा जीवन स्तर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या कर सकते हैं आप, नसबंदी करा सकते हैं, ठीक है, या सेफ्टी कंडोम का प्रयोग करा सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा देकर, जनसंख्या शिक्षा देकर कि जनसंख्या के बारे में शिक्षा देके कि आप जो है जनसंख्या बढ़ाएंगे तो क्या क्या इसके घाटे हैं, क्या क्या फायदे हैं। देखिए जनसंख्या तो बढ़ाना है लेकिन नियंत्रित तरीके से बढ़ाना है, अपने संसाधन के हिसाब से बढ़ाना है। देश का कैसा संसाधन है, आपके परिवार का कैसा संसाधन है, उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ाना है। जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो देश कैसे आगे चलेगा, ठीक है। महिला शिक्षा द्वारा महिलाओं को शिक्षा देना, ठीक है। बहुत महिलाओं को तो ये भी नहीं पता है कि कब हम संबंध बनाएंगे, कब, ठीक है, कब संबंध बनाएंगे तो हमारा बच्चा जो है, हमारा बच्चा ठहर जाएगा या हमारा बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर उस महिला शिक्षित रहेगी तो ये सब जानकारी देना आसान रहेगा। और एक और बात, शिक्षित आदमी को समझाना बड़ा आसान है और अशिक्षित आदमी को समझाना बड़ा कठिन है, ठीक है। शिक्षित आदमी क्या होता है, रूढ़िवादी परंपराओं से थोड़ा हट के होता है, वो जो है परिवर्तनशील होता है, उसका दिमाग परिवर्तनशील होता है। और अशिक्षित आदमी क्या होता है, थोड़ा परिवर्तनशील नहीं। तो आप जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा अपने घरों में, आसपास में, हर जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यौन शिक्षा प्रदान करके कि कैसे जो है सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और जनसंख्या को नियंत्रित करें। जनसंख्या संबंधी योजना तथा नीतियों द्वारा जो भी सरकार नीतियाँ लाती हैं उस पर जो है सभी लोग ध्यान दें, ठीक है, और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें और जनसंख्या को नियंत्रित करें। सतत शिक्षा द्वारा, बिल्कुल सतत मतलब लगातार शिक्षा कर दी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शिक्षा चलेगी, तभी जो जाके जो क्या होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जनसंपर्क एवं दूरसंचार के माध्यम से इत्यादि, मतलब क्या है, जनसंपर्क से भी आप साध सकते हैं, अब बता सकते हैं दूसरे को। चाहे सरकार भी क्या करती है, जनसंपर्क ही या दूरसंचार के माध्यम से तो हमसे संपर्क करती है कि भैया ये मत करो, वो मत करो, जनसंख्या को नियंत्रित करो। चलिए इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम को फोड़ डालिए। इसी के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।